कुमार सैनी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में छात्रों हम सर्वनाम और सर्वनाम का पद परिचय करना सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में छात्रों हमने संज्ञा और संज्ञा का पद परिचय करना सीखा था। तो छात्रों सर्वनाम का पद परिचय करने से पहले हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है छात्रों वो होता है सबका नाम। सबका नाम का मतलब है कि जो सर्वनाम शब्द है वो छात्रों हर किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के स्थान के नाम पर नहीं। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर, और दूसरी बात संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कि आपने इतना अध्ययन किया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन छात्रों यहाँ आपको एक बात और गौर करनी है। संज्ञा के स्थान पर और संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये बात हम जब उदाहरण देखेंगे तो वहां देखेंगे कि जैसे वह दिनेश की पुस्तक है, और दूसरा वह विद्यालय जाता। तो यहाँ छात्रों देखेंगे कि वह शब्द है वो किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यहाँ किसी ने किसी का क्या होना चाहिए था, नाम। जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ रमेश, और रमेश नाम के स्थान पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ तो ये क्या कहलाएगा, सर्वनाम। लेकिन यहाँ वह शब्द है छात्रों ये सर्वनाम होगा, लेकिन ये किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा, ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ कौन सी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है छात्रों, ये पुस्तक संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो परिभाषा में मैंने जो बात आपको बताई कि संज्ञा के स्थान पर ये वह शब्द तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, और यहाँ ये वह शब्द है ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर के और संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर व संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम्हें, वे, यह, वह, कोई, क्या आदि शब्द और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हम इनके भेदों के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर अगला आता है सर्वनाम के भेद। छात्रों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, और छात्रों 6वां बिंदु होता है प्रसंगवाचक है सर्वनाम। अब हम यहाँ एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे छात्रों। अब जैसे इनकी परिभाषा मैं आपको मौखिक ही बताऊंगा, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम खराब होता है और परिभाषाएं आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वैसे मैं बोल करके आपको बता दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में किसी पद को रेखांकित कर दिया तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि वो क्या है।
क्या है इसका जवाब? मैंने आपको परिभाषा में बता दिया कि किसी नाम के स्थान पर या नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। आप पहचान गए कि वो पद क्या है? सर्वनाम। फिर दूसरा बिंदु आएगा सर्वनाम का प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो छात्रों, इन 6 प्रकारों में से आपको कोई भी एक प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार का प्रकार है या कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले हम लेंगे छात्रों पुरुषवाचक है सर्वनाम। कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में बात को कहने वाले के नाम के स्थान पर, सुनने वाले के नाम के स्थान पर और किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर छात्रों जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या परिभाषा बताई मैंने? कि वाक्य में किसी भी बात को कहने वाला यदि अपने नाम के स्थान पर या फिर बात को सुनने वाले के नाम के स्थान पर या फिर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन जिन शब्दों को काम में लेता है उसे छात्रों पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम छात्रों 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब छात्रों, जो बात मैंने परिभाषा में बताई वही बात यहाँ लागू होगी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? वाक्य में बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर जो भी शब्द काम में लेता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कि जैसे मैं मेरा नाम न लेकर के और मैं कह रहा हूं कि मैं जयपुर जाऊंगा, मुझे जयपुर जाना है, मुझको जयपुर जाना है, हम जयपुर जाएंगे। तो छात्रों, मैंने मेरा नाम न लेकर के और मेरे नाम के स्थान पर मैंने मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हमारा, हम, हमने, हमको आदि शब्द हम काम में ले सकते हैं। तो छात्रों, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्द। ध्यान ये देना है कि यहाँ बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लेगा वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हम, हमारा, हमको आदि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। यहाँ छात्रों वाक्य में बात को कहने वाला सुनने वाले के नाम के स्थान पर या श्रोता के नाम के स्थान पर जो भी शब्द काम में लेता है उन्हें छात्रों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कि जैसे मैं बात कह रहा हूँ और मैं आप मेरी बात को सुन रहे हो और मैं आप लोगों का नाम न लेकर के और मैं कह रहा हूँ किसी छात्र को कि तू कल विद्यालय नहीं आया, तुम कल विद्यालय नहीं आए, आपको विद्यालय आना चाहिए था, आप कल कहाँ गए थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्या कर दिया। तो मैं बात कह रहा हूँ और मैं बात कह रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो मैं आप लोगों का नाम न लेकर के और आपके नाम के स्थान पर छात्रों में क्या क्या शब्द काम में लिया मैंने? तू, तेरा, तुम्हें, तुझको, तुम्हें, आप, अपने आप आदि शब्द हमें
वाक्य में बात को सुनने वाले के नाम के स्थान पर काम में लेते हैं। और तीसरा छात्रों, अन्य पुरुषवाचक, यहाँ वाक्य में बात को कहने वाला सुनने वाले के अलावा, मतलब श्रोता के अलावा किन्हीं तीसरे व्यक्तियों के नाम के स्थान पर छात्रों जो भी शब्द काम में लेते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कि जैसे मैं बात को कहने वाला हूँ, आप मेरी बात को सुनने वाले हैं, और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वे विद्यालय नहीं आए, उन्हें विद्यालय आना चाहिए था, तो वे, उन्होंने, उनका, उनकी, उनके, उसका आदि शब्द काम में आएंगे छात्र इसमें। वे, उन्हें, उनका, उनकी, उनके, उसके आदि शब्द हम काम में ले सकते हैं। यहाँ छात्रों मध्यम पुरुषवाचक को मैंने आप बताया, ये सम्मान सूचक शब्द के रूप में काम में लिया जाता है। आगे आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम शब्द में भी देखने को मिलेगा, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में तो वाक्य में बात को कहने वाला अपने लिए प्रकट करता है, और यहाँ आप शब्द का प्रयोग छात्रों सम्मान सूचक शब्द के रूप में वाक्य में बात को सुनने वाले के नाम के स्थान पर लिया जाता है। कि जैसे मैं ये नहीं कहूँ कि तू कल कहाँ गया था, इसकी जगह आजकल आप कल कहाँ गए थे। और अपने आप ये भी छात्रों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, और अपने आप शब्द छात्रों निजवाचक सर्वनाम शब्द भी कहलाएगा। लेकिन दोनों में अंतर है कि यहाँ अपने आप शब्द का प्रयोग वाक्य में बात को कहने वाला सुनने वाले के लिए करेगा, और यहाँ निजवाचक में अपने आप शब्द का प्रयोग छात्रों वाक्य में बात को कहने वाला अपने लिए करेगा। कि जैसे मध्यम पुरुषवाचक में मैं कहूँ कि अपने आप को क्या समझ रखा है, तो यहाँ अपने आप शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए किया, बात को सुनने वाले के लिए, मतलब मध्यम पुरुष के लिए। और यहाँ मैं कहूँगा कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो यहाँ अपने आप शब्द का प्रयोग छात्रों मैंने किसके लिए किया, मेरे लिए किया। तो यहाँ ये क्या कहलाएगा, निजवाचक। और सुनने वाले के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर जो शब्द काम में ले, बात को सुनने वाले के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाए, और किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो छात्रों पद परिचय करते समय यदि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम लिखने के साथ साथ इसका भेद भी लिखेंगे कि वो उत्तम पुरुषवाचक है तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक है तो मध्यम पुरुषवाचक, और अन्य पुरुषवाचक है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा सर्वनाम का भेद आता है निश्चयवाचक है सर्वनाम। छात्रों निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा गौर से सुनना कि वाक्य में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक, यहाँ छात्रों यह जो सर्वनाम शब्द है यह निश्चितता के साथ बोध करवा रहा है ये जो पुस्तक है वो किसकी है, मेरी है, किसी दूसरे के नहीं है। तो यहाँ यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्य में निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करवाते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूं ये मोहन के पिताजी, तो छात्रों यहाँ ये जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए आया है, पिताजी के लिए। निश्चितता का बोध करवा रहा है कि ये मोहन के क्या है, पिताजी है, किसी दूसरे के पिताजी नहीं है।
तो वाक्य में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे आदि शब्द काम में लिए जाते हैं। तीसरा छात्रों है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसके विपरीत है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। मतलब जहां आपको पता नहीं चले, ना तो किसी निश्चित वस्तु का पता चले और ना ही किसी निश्चित व्यक्ति का पता चले, तो परिभाषा क्या है? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें कोई, किसी, कुछ आदि सर्वनाम शब्द है छात्रों। कि जैसे मैं उदाहरण दो, कक्षा में कोई है, तो छात्रों कोई किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। पता नहीं चल रहा कि कक्षा में कौन है। यहाँ ध्यान देना, कोई और किसी है, ये तो सजीव के लिए प्रयुक्त होता है छात्रों, और जो कुछ है वो छात्रों निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। मैं कक्षा में कोई है, तो कोई यहाँ नाम भी हो सकता है किसी का, लड़का संज्ञा भी हो सकती है कि कक्षा में लड़का है और लड़के का नाम लेने करके और हमने क्या कह दिया? कोई। अब कोई से छात्रों पता नहीं चल रहा कि कक्षा में कौन है। कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है छात्रों। में कहो कि कक्षा में कुछ है, कक्षा में कुछ है, या बाल्टी में कुछ है। अब बाल्टी में छात्रों पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, हमें पता नहीं चल रहा कि बाल्टी में क्या है। तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, किसी, कुछ आदि शब्द काम में लिए जाते हैं। इसमें कोई और किसी का प्रयोग छात्रों सजीव के लिए होता है और कुछ का प्रयोग छात्रों निर्जीव के लिए होता है। फिर चौथा सर्वनाम है छात्रों निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द है जो वाक्य में कर्ता या वाक्य में बात को कहने वाले के साथ अपनत्व की भावना प्रकट करते हैं, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में बात को कहने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं। कि वे सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में बात को कहने वाला अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें स्वतः, खुद, आप, स्वयं, अपने आप आदि शब्द आपने छात्रों इसमें, जैसे यह काम मैं स्वतः कर लूंगा, मैं भोजन खुद बना लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, मैं विद्यालय अपने आप तलाश लूंगा। ये सारे शब्द छात्रों वाक्य में बात को कहने वाला अपने लिए करता है इन सब का प्रयोग, इसलिए इनको, इन सभी को निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप शब्द और अपने आप शब्द का प्रयोग मैंने आपको
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी बताया था, लेकिन वहां मैंने आपको अंतर भी बताया था कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग सम्मान सूचक शब्द के रूप में वाक्य में बात को सुनने वाले के लिए किया जाता है, और अपने आप शब्द का प्रयोग भी वाक्य में बात को कहने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। तब ये क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण मैंने आपको दिया था कि आप कल कहाँ गए थे, तो यहाँ ही आप शब्द क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक। अपने आप को क्या समझ रखा है, यहाँ अपने आप शब्द क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम। और यहाँ निजवाचक में यह काम मैं आप कर लूंगा, तो यहाँ आप शब्द क्या कहलाएगा? निजवाचक। मैं परीक्षा के अंदर अपने आप तलाश लूंगा, तो यहाँ छात्रों अपने आप शब्द क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम शब्द। फिर अगला सर्वनाम आता है छात्रों संबंधवाचक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को काम में लिया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। या यूं कहें कि प्रधान वाक्य व आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर छात्रों हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संबंधवाचक कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। कि जैसे जो, सो, जिसका, उसका, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि शब्द है छात्रों। ये दो के मध्य संबंध प्रकट करने के लिए या प्रधान वाक्य व आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे आदि शब्द है छात्रों जो संबंध की स्थिति का बोध करवाते हैं, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर 6वें नंबर का है छात्रों प्रसंगवाचक है सर्वनाम। तो प्रसंगवाचक सर्वनाम की छात्रों परिभाषा है कि वस्तु, घटना, व्यापार, किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न की स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न की स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे छात्रों क्या, कौन, किसे, कहा, कैसे आदि शब्द है छात्रों जो वाक्य में प्रश्न की स्थिति का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे मुकेश बाजार से क्या लाए हो, कोई भी जवाब हो सकता है। तुम विद्यालय कब आओगे, वाक्य में प्रश्न की स्थिति का बोध करवा रहा है। तुम बाजार से क्या लेकर आओगे, तो क्या शब्द से वाक्य में प्रश्न की स्थिति का बोध हो रहा है छात्रों। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रश्न की स्थिति का बोध करवाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस प्रकार से छात्रों मैंने सर्वनाम के 6 भेद बताए। इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि वाक्य में बात को कहने वाले
सुनने वाले और किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो भी शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में वाक्य में बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लेगा तो उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाले के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में आएंगे वो मध्यम पुरुषवाचक, और किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं तो उसको छात्र क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक। फिर दूसरा आता है निश्चयवाचक। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक। ये सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में बात को कहने वाला किसके लिए करे? अपने लिए करे, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संबंध प्रकट करने के लिए जो शब्दों को काम में लिया जाता है उनको संबंधवाचक, और वाक्य में किसी घटना व्यापार के विषय में प्रसंग की स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को छात्र क्या कहेंगे? प्रसंगवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस सर्वनाम का पद परिचय किन बिंदु के आधार पर किया जाता है। सर्वनाम का पद परिचय विभिन्न बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। वही छात्रों, पहला बिंदु सर्वनाम का प्रकार, लिंग का प्रकार, वचन का प्रकार, कारक, और 5वां बिंदु शब्द का क्रिया से संबंध। तो छात्रों, जिस प्रकार से संज्ञा के पद परिचय के 5 बिंदु थे उसी प्रकार से सर्वनाम के पद परिचय के भी छात्रों 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु सर्वनाम का प्रकार, फिर उसके बाद में लिंग, उसके बाद में वचन, उसके बाद में कारक, और 5वां बिंदु शब्द का क्रिया से संबंध। तो छात्र यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मैंने देखा कोई आ रहा है। अब यहाँ छात्रों मैंने के नीचे अंडरलाइन है और कोई के नीचे अंडरलाइन है। अब सबसे पहले सर्वनाम को पहचानने के लिए आपको सर्वनाम की परिभाषा को दिमाग में रखना है। सर्वनाम की परिभाषा छात्रों मैंने आपको क्या बताई थी कि वाक्य में नाम के स्थान पर और नाम के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ छात्रों जो रेखांकित पद है वो देखेंगे कि किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं या किसी के नाम के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो छात्रों को क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। तो यहाँ पहला बिंदु है मैंने। तो छात्रों यहाँ कोई व्यक्ति अपना नाम न लेकर के और अपने नाम के स्थान पर मैंने शब्द काम में लिया है, तो इसका मतलब मैंने शब्द क्या है? सर्वनाम। ये बात छात्रों आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आप पहचान लें कि मैंने शब्द है वो सर्वनाम शब्द है।
अब सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए कितने बिंदु है छात्रों? 5 बिंदु। पहला बिंदु कौन सा है? सर्वनाम का प्रकार। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब उन 6 प्रकारों में मैंने कौन सा प्रकार है? तो सबसे पहला प्रकार आपने क्या पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे छात्रों आपने? 3 भेद। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था कि वाक्य में बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर जो शब्द काम में लेता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ छात्रों वाक्य में बात को कहने वाला अपने नाम के स्थान पर क्या शब्द काम में लिया है? मैंने। इसका मतलब मैंने कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। फिर छात्रों दूसरा बिंदु आता है लिंग का प्रकार। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ छात्रों मैंने देखा, तो मैंने शब्द है वो पुल्लिंग में भी ऐसे ही आएगा। अगर कोई लड़की कहेगी कि मैंने देखा, तो लड़की भी ऐसे कहेगी कि मैंने देखा, और लड़का भी ऐसे कहेगा कि मैंने देखा। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में आप पुल्लिंग को प्राथमिकता देंगे। दूसरा बिंदु क्या करोगे आप? पुल्लिंग। तीसरा बिंदु छात्रों वचन का प्रकार। तो मैंने से आप तो कौन से वचन का बोध हो रहा है? एक वचन का। मैंने शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, तो कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। चौथा बिंदु छात्रों क्या है? कारक। अब कारक जानने के लिए क्या देखेंगे? चिन्ह। अब इसके आगे मैं सर्वनाम शब्द है और क्या जुड़ा हुआ है छात्रों? ने विभक्ति चिन्ह जुड़ी हुई है, और ने विभक्ति चिन्ह किसका पहचान चिन्ह है छात्रों? कर्ता कारक का। तो चौथा बिंदु क्या कर देंगे अपन? कर्ता कारक। और अगर ये भी ना पहचान पाओ तो आप देखेंगे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। फिर कर्ता कारक के चिन्ह किसके नहीं होते? कर्ता और कर्म के। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कर्ता। कि वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता कारक। तो वाक्य में देखने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? मैंने के द्वारा की जा रही है। तो जिसके द्वारा देख क्रिया की जाती है वो कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक। और पांचवा बिंदु छात्रों शब्द का क्रिया से संबंध। तो शब्द कौन सा है? मैंने। और क्रिया कौन है? देखा। लिखेंगे देखा क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से छात्रों मैंने का पद परिचय करेंगे। और दूसरा है फिर कोई। इसके बारे में देखेंगे छात्रों। कोई आ रहा है या किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को छात्रों क्या कहेंगे? है निश्चयवाचक है सर्वनाम। तो पहला बिंदु क्या कर देंगे अपन? यहाँ है निश्चयवाचक है सर्वनाम। फिर इसमें दूसरा बिंदु क्या रहेगा? लिंग का प्रकार। तो छात्रों लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर यहाँ ऐसा होता कोई आ रही है तो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। कोई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? किसी पुरुष जाति के होने का बोध करवा रहा है, तो क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। तीसरा बिंदु छात्रों वचन का प्रकार। तो कोई शब्द है, कोई आ रहे हैं, तो छात्रों बहुवचन हो जाता। कोई आ रहा है तो इसका मतलब है एक वचन। उसके बाद में छात्रों चौथा बिंदु है कारक। अब कारक जानने के लिए क्या देखेंगे अपन? चिन्ह। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह किसके नहीं होते हैं? कर्ता और कर्म के। तो पहले आप छात्रों क्या देखेंगे? कर्ता। कि वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता। आ रहा है तो आ रहा क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? कोई के द्वारा। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है छात्रों वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। और पांचवा बिंदु क्या करेंगे? आ रहा है क्रिया का कर्ता। आ रहा है
क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से छात्रों हम कोई का पद परिचय करेंगे। अब सबसे पहले आपको सर्वनाम पहचानना है। सर्वनाम की पहचान किस आधार पर करोगे कि वो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। फिर सर्वनाम को पहचान करके और सर्वनाम का पद परिचय करेंगे। तो पहला बिंदु क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रकार। 6 प्रकार मैंने बताए, प्रत्येक की परिभाषा आपको बताई। दूसरा बिंदु क्या करोगे, लिंग का प्रकार। तीसरा बिंदु करोगे वचन का प्रकार। चौथा बिंदु करोगे कारक और 5वां बिंदु करोगे शब्द का क्रिया से संबंध। इस प्रकार से छात्रों आप सर्वनाम का पद परिचय करेंगे। और वैसे छात्रों मैंने जब आप 11वीं क्लास में थे तो कक्षा तो डी सेक्शन था, उसमें मैंने 3 टॉपिक पूरे करवा करके और व्याकरण का जो चौथा टॉपिक है अलंकार, उसके भी कुछ टॉपिक करवा दिए थे। और वो विद्यार्थी फिर से रिविजन करेंगे और जो बाकी विद्यार्थी हैं वो इस बिंदु के माध्यम से या इन वीडियो के माध्यम से अध्ययन भी करेंगे और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे छात्रों। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम क्रिया और क्रिया का पद परिचय करना सीखेंगे। धन्यवाद छात्रों।